जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स मैं हूँ एडवोकेट वक़ार अहमद फरीदी, रिपब्लिक लॉ अकेडमी से मैं सबसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं एडीपी, डीडीपीपी, सिविल जज, लैट गैट, एलएलबी प्रिपरेशन हम करवाते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हम ऑनलाइन और ऑन कैंपस करवाते हैं। आइए आज हम करते हैं लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 जो है ऑन क्यूएसओ पे हमारा ये सीरीज़ शुरू है। हमने चैप्टर 3 शुरू किया हुआ था रेजिडेंसी ऑफ फैक्ट का, ठीक है। उसमें हमने आर्टिकल 18 से लेकर 69 तक पढ़ना है, ठीक है। अब मैंने पिछले लेक्चर्स में हमने आर्टिकल 18 भी पढ़ लिया था, 19, 20, 21, 22 भी पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम करते हैं आर्टिकल 23 से स्टार्ट, ठीक है। आर्टिकल 23 से पीछे जो दो आर्टिकल्स तो थे वो बड़े ही इंपॉर्टेंट थे। पीछे दो जो आर्टिकल्स मैंने आपको बताया ना जी, ये 19 वाला, ठीक है, और एक है 22 वाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इसकी वजह ये बताऊँ कि इन दोनों आर्टिकल्स में एक प्रिंसिपल डिस्कस किया, 2 प्रिंसिपल डिस्कस किया। आर्टिकल 19 में प्रिंसिपल ऑफ रेज जस्टिस डील किया गया है, ठीक है ना? इसका मतलब होता है कि थिंग्स डन, ठीक है ना? थिंग्स डन मतलब कि रेज जस्टिस होता है कि अगर आपने ये एक्चुअली ये जो होता है ना, ये हेयरसे एविडेंस की एक्सेप्शन है। आम तौर पर ये कहा जाता है कि जो हेयरसे एविडेंस होती है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। लेकिन हेयरसे एविडेंस की जो एक्सेप्शन है ना वो रेज जस्टिस है। ये अभी तक आपने इतना याद रखना है, ठीक है? कि सुनी-सुनाई बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लेकिन रेज जस्टिस जो उनमें से एक वाहद है, ऐसा प्रिंसिपल है जिसको वो एक्सेप्टेबल है। ये भी सुनी-सुनाई यानी कि मतलब ये होता है कि कड़ी से कड़ी के साथ मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आप कमरे में बैठे हुए हैं, कमरे में बैठे हुए हैं तो आपका क्या है, अब आप बाहर से आवाज़ आती है मोटरसाइकिल की या फायर की आवाज़ आती है। फायर की आवाज़ आई, आपने कहा अल्लाह खैर करे, बाहर फायर की आवाज़ आई है, हो सकता है कोई मर्डर ना हो गया हो या किसी को लग ना गई हो गोली। तो आप भाई साथ ही बाहर निकलते हैं, तो ए ने जो ना वो हाथ में पिस्टल पकड़ा होता है और बी जो है वो लेटा होता है, उसको गोली लगी होती है। आपने क्या किया, अब बी ए के हाथ में जो पिस्टल देखना और आपका आवाज़ सुनना और उसका लेटा हुआ होना, उसका मर्डर हो जाना, ये सारा है फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांज़ैक्शन। एक ही ट्रांज़ैक्शन का पार्ट बना रहे हैं, हर चीज़ बना रही है, तो कड़ी से कड़ी मिला रही है। अब क्या है, आपने उसको मारते हुए तो नहीं देखा, ठीक है? लेकिन क्या है, उस फायर तो चल गया था, आप अंदर बैठे हुए थे। वो जो उसका सुनने की फायर की आवाज़ आपने सुनी है वो ये जो आपकी वो आपने सुनी जो, और आपकी अगर एज़ अ विटनेस आपको पेश किया जाए, आपने मारते हुए तो नहीं देखा, लेकिन आपने वो जो फायर की आवाज़ सुनी और बाहर आके निकले, देखा कि बंदा मरा पड़ा है और एक के हाथ में पिस्टल है, ठीक है ना? तो वो जो सारी चीज़ें ये साबित करती हैं कि आप ने जो देखा और सुना, उससे ये साबित हुआ कि ए ने बी को मारा है। अब आपने देखा तो नहीं है, लेकिन ये आपकी एविडेंस क्या है, हियरसे एविडेंस है, लेकिन ये एक्सेप्शन में आ जाएगी, क्योंकि आपने उसी वक़्त आपने फायर की आवाज़ भी सुनी और बी को जो मरा है उसकी आवाज़ भी सुनी कि मुझे बचाओ, 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 ठीक है ना? तो ये चीज़ होगी, ये प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट जस्टिस है। आगे चलते हैं, जो आइडेंटिफिकेशन परेड बाय आर्टिकल 20 में आइडेंटिफिकेशन परेड ये बहुत ज़रूरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ये इसमें ये कहता है एक बंदा जो है जिसको चोरी फॉर एग्ज़ाम्पल चोरी की है, चोर आए, अगर आपके मोहल्ले में से कोई आता है कि जिसको आप जानते हैं, तो उसको तो आप नामज़द कराएँगे ना एफआईआर में कि फलाँ बंदा ए था, बी था, सी था, उसके खिलाफ सीधी-सीधी एफआईआर कराएँगे। अब जो जिसका पता ही नहीं है, उसकी आप शक्ल और शुक्ल और सूरत से आगाह नहीं है, उसका कद-काठ, उसका मुशाबत उसको आपको पड़ी, यानी कि ये बंदा आया है, चोरी करके गया है। रात को डकैती करके गया, चोर तो पता नहीं चलने देते ना, डकैती करके गया है, तो वो जनाब उसको आप उसका ना बायोडाटा पता है, ना आपको कुछ नहीं पता उसका। तो क्या है, आपने नामालूम अफ़राद में लिखवा दिया। वो एफआईआर जो होती है ना, एफआईआर होती है, अगर आप उसकी यानी कि एफआईआर में नाम लिखवाएँगे ना उसका, तो फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं होती। आइडेंटिफिकेशन परेड उसी की होती है जो नामालूम अफ़राद होते हैं, ठीक है ना? ये याद रखिएगा। मतलब कि उसको पहचाना जाता है, उसको आइडेंटिफ़ाई किया जाता है कि ये पर्सन वही था जिसने वो चोरी की, जिसने वो क्राइम कमिट किया या नहीं, ठीक है ना? ये अब आर्टिकल 22 का याद रखना है आपने और आर्टिकल 19 का याद रखना है, ठीक है? आगे चलते हैं। आज हम आर्टिकल पढ़ते हैं 23। आर्टिकल 23 ये कहता है
ये गौर से सुनिएगा, थिंग्स सेड या डन, वो कहता है कि जो भी चीज़ की गई है, कहा गई है और या किया, जो भी चीज़ की गई है, जो भी एक्ट किया गया है बाय कॉन्स्पायरेटर्स, कॉन्स्पायरेटर ने जो साजिश जो करते हैं उसको कहते हैं कॉन्स्पायरेटर। उन्होंने जो भी कहा और जो किया, ठीक है ना, इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन, ए बी सी डी जो है वो क्या है, कॉन्स्पायरेटर्स हैं। उन्होंने कॉमन एक इंटेंशन उनकी थी, उन्होंने एक डिज़ाइन बनाया, कॉमन डिज़ाइन, कि हमने ये फला एक्ट जो है ना, क्राइम जो है कमिट करना है। अब सबकी कॉमन इंटेंशन होगी, कॉमन डिज़ाइन हो गया, उन्होंने जो भी किया और कहा, वो जो भी होगा, ए ने किया, उसमें से बी, ए बी सी जो डी है ना, चार बंदे, उन्होंने क्या किया, उनमें से कुछ ए ने किया, बी ने किया या सी ने किया। कॉमन इंटेंशन के डिज़ाइन जो उन्होंने कॉमन इंटेंशन बनाई हुई थी, उसके तसलसल में कोई चीज़ कही या कोई चीज़ की, वो सारे क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट फैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, उसको प्रूव किया जा सकता है। आगे चलते हैं। वेयर देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड, जहाँ पे ये रीजनेबल ग्राउंड मौजूद हो टू बिलीव, ये इस बात की यकीन की कि दैट टू और मोर पर्सन्स, दो या दो से ज्यादा पर्सन हैव कंस्पायर्ड, उन्होंने मिलकर क्या किया है, कंस्पायरेसी की है, कोई साजिश की है, टुगेदर मिलकर, टू कमिट एन ऑफेंस, एक ऑफेंस को कमिट करने की, आर एन एक्शनेबल रॉन्ग, और क्या है, एक ऐसा रॉन्ग जिसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। एनीथिंग सेड, उन्होंने कुछ भी कहा, जो कुछ किया, डन आर रिटन, या जो कुछ भी लिखी, बाय एनी वन ऑफ सच पर्सन्स, उनमें से किसी शख्स ने भी उनमें से कुछ कहा हो, लिखा हो, किया हो, इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन, ये देखा ना, कॉमन इंटेंशन, अपनी कॉमन इंटेंशन की, यानी कि ना वो जो के रेफरेंस में जो उन्होंने कॉमन इंटेंशन बनाई थी कि हम ऐसा करेंगे, आफ्टर द टाइम when such intention was first entertained by any one of them, उनमें से किसी ने भी वो इंटेंशन पे अमल किया हो, इज रेलिवेंट फैक्ट, वो क्या होगा, रेलिवेंट फैक्ट कहलाएगा। एज अगेंस्ट ईच ऑफ द पर्सन बिलीव्ड, हर पर्सन के खिलाफ, टू बी बिलीव टू बी सो कंस्पायरिंग, जो जिन्होंने साजिश की, एज वेल फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग द, एक तो ये करना कि अगेंस्ट द पर्सन, जिन्होंने कॉन्स्पायरेसी की, उनको खिलाफ प्रूव करने में ये रेलिवेंट फैक्ट होगा, और प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पायरेसी, कॉन्स्पायरेसी को साबित करने के लिए कि कॉन्स्पायरेसी इन बंदों के दरमियान पाई जाती थी या नहीं पाई जाती थी, एज फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग, शोइंग दैट एनी सच पर्सन वाज अ पार्टी ऑफ इट, ठीक है ना, मतलब कि फला बंदा वो इस पार्टी का हिस्सा था या नहीं, ये एक चीज साबित करने के लिए, और दूसरा एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पायरेसी को साबित करने के लिए, ये दो चीजें, मतलब कि उनका किसी का भी कोई भी फैक्ट होगा तो वो क्या होगा, वो रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। रेलिवेंट फैक्ट मतलब कि उनकी कॉमन इंटेंशन को ज़ाहिर करने के लिए, कॉन्स्पिरेसी को शो करने के लिए, प्रूव करने के लिए, और उनका किसी भी बंदे का ये शो करने के लिए ये भी इस पार्टी का हिस्सा था कॉन्स्पिरेसी का। तो ये चीज़ें, ये सारे क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट फैक्ट हो जाएंगे। मैंने रेलिवेंट फैक्ट को हाईलाइट कर दिया, ठीक है। मतलब इसमें यह बताया गया, अगर दो या दो से ज़्यादा बंदे मिलकर कॉन्स्पिरेसी करते हैं कि हम ये फलां क्राइम करेंगे, कमिट करेंगे, तो उनमें से किसी ने कुछ भी किया या कहा या कुछ लिखा कॉमन इंटेंशन के सिलसिले में, तो कॉमन इंटेंशन के सिलसिले में, और जिस टाइम वो कॉमन इंटेंशन यानी कि अमल में आई, मतलब उस पर अमल किया गया, तो वो सारा जो वो ऐसा फैक्ट, वो रेलिवेंट फैक्ट होगा। इस रेलिवेंट फैक्ट को एज अगेंस्ट ईच ऑफ द पर्सन बिलीव टू बी सो कॉन्स्पायरिंग, जिन्होंने कॉन्स्पायरेसी की उन सब के खिलाफ वो रेलिवेंट फैक्ट है, और इस रेलिवेंट फैक्ट को की मदद से, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी को प्रूव किया जा सकता है, और पर्सन का पार्टी के साथ क्या लिंक है उसको प्रूव किया जा सकता है। ये ठीक है। आगे इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। अब ये देखिए, इस इलस्ट्रेशन में बड़ी थोड़ी सी लंबी है लेकिन इजी है। देखिए, रीजनेबल ग्राउंड्स मौजूद हैं, एग्जिस्ट करती हैं फॉर बिलीविंग दैट, इस बात का कि ए हैज ज्वाइंड इन कॉन्स्पिरेसी टू वेज वार अगेंस्ट पाकिस्तान, कि ए ने कॉन्स्पिरेसी की है कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने की, ठीक है। द फैक्ट दैट सी, फैक्ट्स क्या है, सी प्रोक्योर्ड आर्म इन यूरोप, सी ने क्या किया, यूरोप में जो असला था उसने वो प्रोक्योर किया फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्स्पिरेसी के लिए, और मतलब कि उसने यानी कि असला जो है वो इकट्ठा किया, ठीक है ना, मुहैया किया। और सी जो है उसने कलेक्टेड मनी इन पेशावर, सी कलेक्टेड मनी इन पेशावर फॉर अ लाइक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। उसने क्या किया,
सी कलेक्टेड मनी इन पेशावर फॉर लाइक फॉर ए लाइक ऑब्जेक्ट। और इस मकसद के लिए सी ने पेशावर में क्या किया, मनी पैसे भी इकट्ठे किए। डी परसुएडेड पर्सन को, डी ने क्या किया, परसुएड किया, उकसाया पर्सन को टू ज्वाइन द कॉन्स्पिरेसी इन कराची। कराची में लोगों को उकसाया कि इस कॉन्स्पिरेसी को यानी कि आप ज्वाइन करें पाकिस्तान के खिलाफ वार के। ई पब्लिश राइटिंग्स एडवोकेटिंग द ऑब्जेक्ट। ई ने पब्लिश किया राइटिंग में, अखबारात में करवाया, सालों में करवाया, जितने भी इस ऑब्जेक्ट को पाकिस्तान के खिलाफ। इन व्यू एट मुल्तान, ठीक है ना, मुल्तान में। एंड एफ जो है ट्रांसमिटेड फ्रॉम लाहौर टू जी, फ्रॉम लाहौर, और एफ ट्रांसमिटेड फ्रॉम लाहौर टू जी एट काबल द मनी विच सी हैड कलेक्टेड एट पेशावर। और एफ ने क्या किया, वो उसने एफ ने लाहौर में जी को पैसे मुहैया किए जो उसने फ्रॉम लाहौर टू जी एट काबल में पैसे मुहैया किए, प्रोवाइड किए जो सी ने कलेक्ट किए थे पेशावर से। ऊपर हमने पढ़ा शी कलेक्टेड मनी फ्रॉम पेशावर, ठीक है। और एंड कंटेंट्स ऑफ द लेटर्स रिटन बाय एच गिविंग एन अकाउंट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी आर ईच रेलिवेंट फैक्ट। ईच रेलिवेंट है। अब इनके साथ सारा जो भी हुआ है कॉन्स्पिरेसी में, जिसने पैसा इकट्ठा किया, जिसने असला इकट्ठा किया, जिसने रिटर्न में उस सब्जेक्ट को यानी कि तेज करने के लिए किया, लोगों को परसुएड किया कि आपको इस ज्वाइन करें, ये सारे क्या है, ये क्या है, रेलिवेंट फैक्ट है। बोथ टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी एंड टू प्रूव a complicity in it, although he may have been ignorant of all of them, and although the person by whom they were done were strangers to the him, and although they may have been taken place before he joined the conspiracy or after he left it। उसने कहा है चाहे उनमें से किसी ने भी, यानी कि उसमें से ए जो है ना उसका हिस्सा था या नहीं था, कि उनके बाद उसने ज्वाइन किया, सब के ये सब ने जो काम किया या उनके छोड़ जाने के बाद या उनके मिल जाने के से पहले ज्वाइन किया, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा होंगे और ए उसमें शामिल होगा। और ए को साबित करने के लिए ये कॉन्स्पिरेसी के में शामिल है या नहीं है, ये काफ़ी होगा। ऐसे तमाम फैक्ट्स रेलिवेंट फैक्ट होंगे। आगे ए में इसमें एमसीक्यूज नंबर 1 पढ़ते हैं जी। Where there is a reasonable ground, जहाँ पे reasonable ground मौजूद हो, to believe that two or more persons have conspired together to commit an offense on or an action number wrong, और action number wrong होने को किया हो या कोई चीज़ कही गई हो या रिटर्न की गई हो किसी ने भी in reference to their common intention, common design या common object, common intention ये ऑप्शन ठीक है जी, ऊपर वर्ड यूज हुआ है। आर्टिकल 24 पढ़ते हैं जी। When facts not otherwise relevant become relevant, ये देखें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल होता है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ शुरू में, प्ली ऑफ अलीबाई, प्ली ऑफ अलीबाई। ये प्ली ऑफ अलीबाई जो है ना प्रिंसिपल, ये आपने याद रखना है, इस आर्टिकल 24 में ये यूज हुआ है। प्ली ऑफ अलीबाई मैंने ऊपर लिख दी है और इधर में डिटेल भी दे दी है। When facts नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम, लेकिन फैक्ट, वो कहता है कि फैक्ट्स रेलिवेंट नहीं होते, नहीं है, लेकिन वो किसी ना किसी तरह रेलिवेंट बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं मैं बताता हूँ। प्ली ऑफ अलीबाई, प्ली ऑफ अलीबाई का अलीबाई इज अ लैटिन वर्ड है, ठीक है ना, विच मीन्स एल्सवेयर, के किसी और जगह, अलीबाई किसी और जगह, मैं तो किसी वजह और मौजूद था, और एट सम अदर प्लेस, किसी दूसरी जगह मौजूद होना। द प्ली ऑफ अलीबाई सिग्निफाइज दैट अक्यूज प्लीड्स, अक्यूज ये कहता है बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने, ऑफ हिज प्रेजेंस, अपनी प्रेजेंस के बारे में, एल्सवेयर कि मैं कहीं और मौजूद था, एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम, जब क्राइम हुआ था उस वक्त मैं मौजूद ही नहीं था, मुझे तो इस पर खामखा इन्वॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। facts not otherwise relevant are relevant if they are inconsistent with any fact in issue or relevant fact। अगर कोई फैक्ट जो है फैक्ट इन इशू के साथ या रेलिवेंट फैक्ट के साथ इनकंसिस्टेंट मुताबिकत ना रखता हो तो वो क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट फैक्ट होंगे। कैसे होंगे वो आपने ऊपर प्ली ऑफ अलीबाई का बता दिया है और अब आगे नीचे एग्जांपल भी दे देते हैं। अच्छा, उसने कहा फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट
इफ बाई देमसेल्फ, अगर वो खुद क्या करते हैं, आर इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, दूसरे फैक्ट्स के कनेक्शन के वजह से दे मेक द एग्जिस्टेंस, दे मेक द एग्जिस्टेंस, वो के वो अपनी एग्जिस्टेंस को एग्जिस्टेंस बनाते हैं या नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और एलिमेंट फैक्ट, ठीक है ना, के साथ कोई कनेक्शन बनाते हैं। हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल, मतलब कि बहुत इम्कान पाया जाए कि वो मौजूद हैं, या उसके बहुत इम्कान इस बात का पाया जाए कि वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं या एग्जिस्ट करते हैं। ये देखें, वो तमाम क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट फैक्ट होंगे। आगे चलते हैं इलस्ट्रेशन में। इलस्ट्रेशन ये कहती है, द क्वेश्चन इट द क्वेश्चन वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट पेशावर ऑन अ सर्टेन डे, या ना, या नहीं। उसने कहा है कि क्वेश्चन ये है कि ए ने पेशावर में जो सर्टेन डे पे एक क्राइम हुआ था, वो ए ने कमिट किया या नहीं किया। द फैक्ट दैट, फैक्ट ये है कि ऑन दैट डे, उस वक्त ए वाज एट लाहौर इज अ रेलिवेंट फैक्ट। अब ए क्या है, ए तो लाहौर में था उस वक्त, तो वो क्या है, रेलिवेंट फैक्ट, क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट होता है, फैक्ट इशू रेलिवेंट फैक्ट है। और अब बात ए पे आई है, तो क्या है, अब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है, ए पे है कि वो बासाबत करे कि ही वाज इन पेशावर व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड एट लाहौर, ठीक है ना। द फैक्ट दैट नियर द टाइम व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड, जब क्राइम कमिट हुआ तो उस वक्त ए वाज एट द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस वेयर इट वाज कमिटेड, तो ए क्या था, ए इतने डिस्टेंस पर था जहां पर क्राइम कमिट हुआ है, विच वुड रेंडर इट हाईली इम्प्रोबेबल, कि इतना ये उसके लिए इम्कान मुमकिन नहीं था कि, दो नॉट इम्पॉसिबल, ये मोस्ट अच्छे मुमकिन नहीं था उसके लिए कि दैट ही कमिटेड इट, कि उसने किया हो, कि इज रेलिवेंट फैक्ट, मतलब कि एक बंदा लाहौर में क्राइम कमिट हुआ है और पेशावर में है। अब लाहौर के पेशावर का इतना फासला है कि 11 बजे क्राइम कमिट हुआ लाहौर में, अब वो उसी 11:05 में पेशावर में बंदा पाया जाता हो जिसके खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं, तो ये इम्पॉसिबल है कि वो क्राइम करके उधर चला जाए। लेकिन मतलब कि इसका मतलब उसने तो किया ही नहीं, वो तो उस वक्त उधर था। ये बात साफ, तो ये क्या है, प्लियोफली बाई या रेलेवेंट फैक्ट होगा। द क्वेश्चन इज, यहाँ पे भी है ना, द क्वेश्चन इज क्या है, वेदर ए हैज कमिटेड अ क्राइम, उसने क्राइम कमिट किया या नहीं किया। द सर्कमस्टांसेस आर सच, सर्कमस्टांसेस ये है कि दैट द क्राइम मस्ट हैव बीन कमिटेड आइदर बाय ए, बी, सी और डी। इसमें से उसने कहा कि सर्कमस्टांसेस ये बताते हैं कि इन चारों में से किसी ने क्राइम तो कमिट किया है। Every fact which shows that the crime could have been committed by no one else, and that it was not committed by the BCD is a relevant fact। मतलब कि उन्होंने कहा कि क्राइम तो BCD ने कमिट किया ही नहीं है, ठीक है ना, तो वो किसी और ने किया है, तो ये रेलिवेंट फैक्ट होगा। वो कैसे होगा, वो बी और सी डी जो है वो प्रूव करेंगे कि हमने कि नहीं किया। एमसीक्यू नंबर 2 करते हैं। फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट और रेलिवेंट if they are dash, if they are inconsistent with any fact, if they are consistent with the fact, if they are inconsistent, if they are inconsistent with any fact। ये ऑप्शन ठीक है जी, ऊपर पढ़ लिया, पढ़ा के आया हूँ अभी। आगे चलते हैं जी, एमसीक्यूज नंबर 3 करते हैं जी। द क्वेश्चन इज ये इधर आना इज, द क्वेश्चन इज, सवाल ये है, whether A has committed a crime at Peshawar on a certain day, पेशावर ने ए ने कमिट सर्टेन डे पे कोई क्राइम कमिट किया पेशावर में या नहीं। द फैक्ट दैट ऑन दैट डे ए वाज एट लाहौर इज अ रेलिवेंट फैक्ट या नहीं। क्या जाएगा, रेलिवेंट, इररेलेवेंट, क्लोज टू फैक्ट, रेलिवेंट। ए ऑप्शन ठीक है जी। आगे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 4। द क्वेश्चन इज whether he has committed a crime, the circumstances are such that the crime must have been committed either by A, B, C, D, every fact which shows that the crime could have been committed by no one else, and that it was not committed by either B, C या D, क्या हो जाएगा, is relevant हो जाएगा, ये is relevant होगा। बी ऑप्शन ठीक है जी। आइए जनाब, अब हम करते हैं एमसीक्यूज नंबर 25। वो कह रहा है कि इन सूट्स फॉर डैमेजेस के सूट्स में क्या हो जाएगा, डैमेजेस सूट में जिसमें हम डैमेजेस क्लेम करते हैं, फैक्ट्स टेंडिंग टू एनेबल द कोड, वो फैक्ट्स जो कोड को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं क्या करने में, डिटरमिन करने में अमाउंट ऑफ डैमेजेस की, वो तमाम फैक्ट्स क्या होंगे, रेलिवेंट फैक्ट कहलाएंगे। ये आपने डैमेजेस के नाम से आपने आर्टिकल 25 याद कर लेना, ठीक है ना।
इन सूट्स इन विच डैमेजेस आर क्लेम्ड, वो सूट जिसमें डैमेजेस क्लेम किए जाते हैं, एनी फैक्ट विच विल एनेबल द कोर्ट टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस विच आर टू बी अवॉर्डेड इज रेलिवेंट। उसने कहा कि वो सूट जिसमें डैमेजेस आर क्लेम, डैमेजेस मांगे जाते हैं, क्लेम किए जाते हैं, एनी फैक्ट विच विल एनेबल द कोर्ट, और कोई भी फैक्ट जो कोर्ट को इस काबिल बनाते हैं कि वो अमाउंट डैमेजेस की डिटरमिन करे, विच आर टू बी अवार्डेड, जो कि दी जानी है, वो क्या हो जाएगा, इज रेलिवेंट फैक्ट होगा। एमसीक्यूज कर लेते हैं। इन सूट्स इन विच डैमेजेस आर क्लेम्ड, एनी फैक्ट विच विल एनेबल द कोर्ट टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, अमाउंट ऑफ डैमेजेस या कंपनसेशन, अमाउंट ऑफ डैमेजेस ए ऑप्शन ठीक है। आगे चलते हैं जी। आर्टिकल 26 फैक्ट्स रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इन क्वेश्चन, जब राइट और कस्टम के बारे में कोई यानी कि बात हो कि ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो फिर क्या है, वो तमाम फैक्ट्स जो होंगे वो रेलिवेंट फैक्ट होंगे। पढ़ते हैं जी। वेयर द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन ये एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम, अगर किसी राइट और कस्टम के एग्जिस्टेंस के बारे में कोई क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रेलिवेंट, तो फॉलोइंग फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे। कैसे? एनी ट्रांजैक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वाज क्रिएटेड, कोई अगर एनी कोई ट्रांजैक्शन हुई हो किसी राइट या कस्टम के बारे में, ठीक है, वो जिसमें वो राइट और कस्टम क्रिएट किया गया हो, ट्रांजैक्शन हुई हो, तो उससे अंदाजा लगा लेना कि ये राइट एग्जिस्ट करता था या जो कस्टम एग्जिस्ट करती थी। क्लेम्ड, नोटिफाइड, रिकॉग्नाइज्ड, असर्टेड, डिनाइड और विच वाज इनकंसिस्टेंट विद इट्स एग्जिस्टेंस। ठीक है, मतलब कि वो नोटिफाइड किया गया हो, मॉडिफाइड किया गया हो, रिकॉग्नाइज किया गया, उसको माना सब माना हो, डिनाइड किया हो, किस कोई ऐसी कोई एविडेंस, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो राइट है या कस्टम है वो एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी। वो तमाम फैक्ट हो गए, उसको प्रूव करने में कि राइट या कस्टम को वो रेलिवेंट फैक्ट होंगे। Particular instances in which the right or custom was claimed, recognized or exercised, and when each exercise was disputed, उसने कहा particular instances, कोई खास मौके, instances in which the right or custom, जिसमें right or custom was claim की गई है, recognized की गई है या exercise की गई है, or in which its existence was disputed, जिसमें इसकी existence dispute थी, जिसमें उसमें कुछ शक था, asserted की गई है या departed from, उससे किनारा किया गया है, तो क्या हो जाएगा कि वो तमाम फैक्ट्स क्या आ जाएंगे, रेलिवेंट फैक्ट कहलाएंगे। इलस्ट्रेशन क्या कहते हैं, द क्वेश्चन इज वेदर ए हैज अ राइट टू फिशरी। अब ये क्वेश्चन है कि ए के पास क्या फिशरी का राइट है या नहीं है, तो ये तमाम जो उसके पास, उसको साबित करने के लिए उस जगह से वो फिशिंग कर सकता है या नहीं कर सकता, उसको साबित करेंगे तो पार्टिकुलर स्टांसेस से, तो वो क्या हो जाएगा, वो रेलिवेंट फैक्ट कहलाएंगे। मैंने मुख्तसर पढ़ दिया इसको, आप खुद पढ़िएगा इसको, ठीक है। आगे पढ़ते हैं जी। आगे जी एमसीक्यू नंबर 5, where there are question is to in the existence of any right or custom, the following facts क्या हो जाएंगे, are relevant, irrelevant or not relevant, relevant होंगे। where the question is to existence of any right or custom, the following facts क्या हो जाएंगे, are relevant कहलाएंगे, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 6 क्या कहता है, एमसीक्यू नंबर 6 कहता है where the question is to the existence of any right or custom, the following facts are irrelevant, are relevant, are relevant, सी ऑप्शन ठीक है जी। The question is whether A has the right of fishery, उसके पास फिशरी का राइट है या नहीं है, वो अगर उसको प्रूव करता है या नहीं करता, उसके वो क्या हो जाएगा, इसको हम पढ़ देते हैं क्योंकि ऊपर मैंने नहीं पढ़ा। द क्वेश्चन इज वेदर ए हैज द राइट ऑफ फिशरी, फिशरी का उसके पास राइट है या नहीं। ए डीड, अ डीड कन्फर्मिंग द फिशरी ऑन ए इंसेस्टर्स, कि ए के इंसेस्टर के पास एक डीड थी, अ मॉर्टगेज और द फिशरी बाय एज फादर, ए फादर ने उसको मॉर्टगेज करवाया था, सब्सिक्वेंट ग्रांट ऑफ द फिशरी बाय ए फादर के सब्सिक्वेंट उसने मतलब कि आगे जाकर फिर क्या किया, ए ने आगे क्या दिया था, ए ने ग्रांट दी थी, यानी कि वो फिशरी की कर सकता है। इरिकंसाइलेबल विद द मॉर्टगेज, मतलब कि रिकंसाइल नहीं करती, इरिकंसाइलेबल है। पार्टिकुलर इंस्टांसेस इन विच एज फादर एक्सरसाइज द राइट, जिसमें उसने ए के फादर ने राइट एक्सरसाइज किया था, और इन द एग्जिस्टेंस ऑफ राइट वाज स्टोर्ड बाय द एज नेबर्स। तो ये क्या तमाम फैक्ट्स क्या हो जाएंगे, मतलब कि ए के पास फिशरी का राइट है या नहीं, देखा जाएगा उसके वालिद के पास, उनके बावजदाद के पास वो राइट था या नहीं था, या किसी कोई डॉक्यूमेंट के मुताबिक था या नहीं था।
ठीक है ना? तो वो तमाम फैक्ट्स क्या कहलाएंगे, रेलिवेंट फैक्ट्स कहलाएंगे। ए ऑप्शन ठीक है जी। लो जी, यहाँ पे हमारा आपका लेक्चर खत्म हुआ। अब आगे इंशाल्लाह 9 जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9 वो उसका आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर जो 9 है वो पढ़ते हैं जी। लेक्चर नंबर 9 क्या कहता है जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में मिलते हैं 9 में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।